हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबको शुभ संध्या, नमस्कार, राम राम, शस्त्रकाल। सबके सब आ गए हैं, है ना। और मैडम भी आ गए हैं आपके 6 से 7 वाले सेशन में, आपके अपने एग्जामपुर चैनल पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से मस्ती से तैयारी कर रहे होगे, हमारे अलावा और बाकी टीचर्स जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। बहुत सारे बच्चे देखो आ चुके हैं। और गर्ल्स से तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई तभी मायने रखती है जब आपको अपने आसपास की सामाजिक गतिविधियाँ और अपने अधिकारों का पता है ना। तुम लोगों से तो स्पेशली किसी दिन बात करूंगी मैं। वीर सिंह राणा आ चुके हैं, दिवाकर यादव, अभिषेक तिवारी, मोनिका कुमारी, नैतिक हुसैन, वेरी गुड इवनिंग। गुरु जी का चेला आ गया, अच्छा जी, ओके। सुदीप कुमार, शुभम सिंह, लवराज स्टेटस, मृत्युंजय कुमार, वेरी गुड इवनिंग, नाइस नेम। संजीव कुमार, छोटू भदौरिया, सत्यम राय, नरेंद्र, नंदिनी यादव कह रहे हैं प्यारे स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। ओए जय प्रजापति, मतलब मुझे तो लगता था मेरे क्लास में मतलब बंदर ही है, जो बंदरियां भी यहाँ तो शरारत बच्चियां भी खूब करती हैं। जय प्रजापति, संजीव कुमार, मंजय कुमार, सचिन शुक्ला, हिना चौधरी, मैम व्हाट हैपन इन दिस कंट्री, स्पीचलेस, छोड़ो। कविता यादव, वेरी गुड। दीपेश साहू, सत्यम राय, सुनील वर्मा, कोरोना वैक्सीन, ओके, वेरी गुड। अकील, अर्जू सिंह, वेरी गुड इवनिंग। राजीव, भटकती आत्मा भी आ गए। आज का क्या कह रहे हैं, भटकती आत्मा भी कुछ कह रहे हैं, देखो मैं निकल गया इनका। अभिलाषा, वेरी गुड इवनिंग। सोमनाथ, रजत, वेरी गुड। धारा, रंजीत, शिवम, इनोसेंट जाट, अमित बिहारी, विजय कुमार, सौमित अग्रवाल, नील 750, स्वीटी पांडे, बेटा सब लोग आ चुके हो। आज भी कुछ नया अच्छे से डिस्कस करेंगे, कॉपी में चीजें नोट करेंगे हम, है ना। तो सेशन को एक बार फटाफट शेयर मार देते हैं। वो सारे बच्चे जो कि अभी भी कहीं सो रहे हैं और उनके 6 बजे नहीं हैं, तो उनके 6 बजा दो। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता ही चुकी हूँ इस नए बैच के बारे में। थोड़ा सा जो नए बच्चे आए हैं जान लेते हैं क्या, कि जो एनटीपीसी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये नया बैच हम लोग लेके आ रहे हैं ना। 499 रुपीज का ये आपका कोर्स है, जिसमें कहीं ना कहीं यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं एनटीपीसी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ, रिटर्न जो आप लोग कहीं ना कहीं कंटेंट आप मांगते हो, तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रोजाना की तरह पहले थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है। हेलो, 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 हाँ वॉइस इको हो रही थी। अभी ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत तो नहीं? इज इट क्लियर नाउ एवरीथिंग? ओके ओके, चलो। हाँ, तो फटाफट बात करते हैं कुछ चीज़ों की।
कल मैंने आपसे एलोट्रोप्स डिस्कस किए थे, है ना, और स्पेशली वो क्रिस्टल्स एलोट्रोप जिनको हम हीरा ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, कितने कितने एंगल से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने बकमिंस्टर फुलरीन से रिलेटेड आपको जो चीजें बताई थी मैं फिर से बता दूं। देखो बेटा, ये टारगेटेड सेशन है, इसमें हम कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग में बहुत सारा रायता फैला होता है ना कि ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली जो आता है वो तुम्हें नहीं पता कि आता क्या है। तो ये टारगेटेड सेशन है, इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। तो आज हम रिलेटेड टॉपिक बात करेंगे यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहां से देखो कैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी या हिंदी मीडियम इसी टॉपिक को हम 9th-10th में किस नाम से पढ़ के आए हैं? रेडियो धर्मिता के नाम से पढ़ के आए हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्चुअली होता क्या है ना, रेडियो एक्टिविटी जो आपका टॉपिक है, इसका थोड़ा सा पोर्शन, आपका स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो किस में जाता है? जब ये जाता है एटम बॉम्ब वगैरह वाले टॉपिक में, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का हो जाता है, लेकिन डजंट मैटर, हम यहाँ सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, रेडियो धर्मिता क्या होता है, तो आप ऐसे समझो सिंपल सी लैंग्वेज में कि हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बाकी कॉमन एलिमेंट्स की तरह नहीं है। मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं। कैसी रेडिएशंस एमिट करते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट करते हैं। ये बात कहां से पता चली और इसका क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बात करते हैं। तो 1885 में एक वैज्ञानिक रहे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटनी हेनरी बैकरल। साइंटिस्ट जिनका नाम एंटनी हेनरी बैकरल, ठीक है, पूरा नाम था इनका एंटनी हेनरी बैकरल। इनके हाथ में एक अनजाना पत्थर था, एक अनजाना पत्थर था। ये नहीं जानते थे मेरे हाथ में क्या है। ये उसे लैब में टेबल के ऊपर छोड़कर कुछ दिनों के लिए प्रयोगशाला से ये चले जाते हैं, लैब में छोड़ के चले जाते हैं। और जब ये कुछ दिनों के बाद लैब में वापस आते हैं तो ये क्या पाते हैं कि टेबल के ऊपर रखा वो जो पत्थर था उसके सामने का फोटोग्राफिक पर्दा काला हो चुका था। फोटोग्राफिक फिल्म थी जो कि पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। और साइंटिस्ट थे क्योंकि, तो इन्होंने एक अंदाजा लगाया, क्योंकि आसपास फिल्म को डैमेज करने के लिए कोई भी सोर्स मौजूद नहीं था, केवल इस पत्थर में से जरूर कुछ ऐसी किरणें निकली जिन्होंने सामने वाले फोटोग्राफिक पर्दे को काला कर दिया। ये स्टोरी सच्चाई है कि ये स्टोरी ही रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी का बैकग्राउंड है। और यहीं से शुरुआत होती है क्या कि एंटनी हेनरी बैकरल ने जिस पत्थर में सबसे पहले रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को नोटिस किया था वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। उसको हम आज की डेट में पिचब्लेंडी के नाम से पढ़ते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम पिचब्लेंडी के नाम से, हिंदी मीडियम आप भी लिखो, इसे पिचब्लेंडी के नाम से जाना जाता है। और पिचब्लेंडी क्या है? पिचब्लेंडी इज द ओर ऑफ यूरेनियम, जिसको हम लिखो, ये यूरेनियम का अयस्क है U3O8, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इस प्रकार से किसको रेडियो धर्मिता की खोज के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी? नोट करो चीजों को। इन्हें रेडियो धर्मिता के जनक के नाम से भी इसे क्या बोला जाता है? फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी के नाम से एग्जाम कई बार पूछ चुके हैं। तो लिख लो इनको, ये रेडियो धर्मिता के जनक हैं। इन्हें सबसे पहले रेडियो धर्मी किरणें नोटिस करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले रेडियो धर्मी किरणों को नोटिस किया था, किसमें किया था? तो यूरेनियम के अयस्क पिचब्लेंडी में किया था, जिसका रासायनिक सूत्र है U3O8, मतलब यूरेनियम ऑक्साइड में सबसे पहले। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? बताओ बेटा। अभिनव, परी, चंदा, वीरेंद्र, अश्विनी, नरेंद्र, हाँ भाई बताओ। तो पहला डिस्कवर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? यूरेनियम इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समय के साथ बाकी साइंटिस्ट भी आए, जैसे साइंटिस्ट रही प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिनका नाम मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड थे जिनका नाम था मिस्टर पियरे क्यूरी। तो ये क्यूरी कपल ने मिलकर भी बहुत सारे रिसर्च किए और उसके बाद इनकी रिसर्च जो निकलती है उसमें पता चलता है कि मैडम क्यूरी ने, याद रखिएगा, मैडम क्यूरी ने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट और डिस्कवर किए हैं, एक रेडियम और दूसरा पोलोनियम। मैडम ने अपनी जो जन्मस्थली थी पोलैंड,
उसके नाम के आधार पर अपना दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैं ये इसलिए बता रही हूं बिकॉज एग्जाम ने आपसे कई बार पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी में तुम रेडियम तो याद रखते हो, लेकिन मैडम क्यूरी जिनका पूरा नाम था मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी की डिस्कवरी में तुम पोलोनियम भूल जाते हो। मैडम क्यूरी की 3 डिस्कवरी, सुनो मेरी बात मैडम क्यूरी की 3 डिस्कवरी याद रखा करो, रेडियम और पोलोनियम, ये 2 रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। और मैडम क्यूरी ने कहीं ना कहीं क्यूरी टेम्परेचर डिस्कवर किया है किसमें? मैडम क्यूरी ने ही फिजिक्स में क्यूरी तापमान के बारे में बताया था। क्यूरी तापमान क्या होता है? मैडम क्यूरी ने बताया था कि हर धातु के अंदर एक सीमा होती है उसको गर्म करने के बाद। मतलब व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? किसी भी मेटल के लिए, सपोज मेरे हाथ में कोई भी मेटल है, इसको अगर हम एक निश्चित तापमान पर खूब गर्म करें और एक हाईएस्ट टेम्परेचर पे जाके जब ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म कर देगा, जब कोई धातु एक उच्च तापमान पर अपना चुंबकत्व खो देती है, उसको क्यूरी टेम्परेचर डिफाइन किया गया। और ये हर धातु के लिए अलग अलग होता है। खैर, ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो मैडम क्यूरी ने कहीं ना कहीं 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट और डिस्कवर किए और बताया कि ये भी एक ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अदिश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं। और इसके बाद एक डेफिनेशन, क्योंकि कॉजेज, हर चीज के पीछे एक कारण होता है कि ऐसा ये एलिमेंट क्यों करते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, सभी रेडियोधर्मी तत्व नहीं होते हैं, ये कुछ ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? तो रीजन दिया गया कि हर तत्व के परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे जो मूलभूत कण होते हैं वो नाभिक में, मतलब हर परमाणु के न्यूक्लियस में, एटम में स्टेब्लिश होते हैं। और जब किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का एक अनुपात बिगड़ जाता है और नाभिक अस्थायी, मतलब अनस्टेबल सा हो जाता है। मतलब इन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में वह सभी तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है। एटॉमिक नंबर 82 किसका होता है? लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर 82 किसका होता है? लेड का होता है ना? लेड का एटॉमिक नंबर है 82, याद रखिएगा, सिंबल है Pb। तो यहां से डेफिनेशन आई कि मोस्टली वो सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। अब यहां से आप डेफिनेशन लिखो ऑल दैट एलिमेंट्स, नोट डाउन, ऑल दैट एलिमेंट्स, नोट करो बेटा, इन आवर पीरियोडिक टेबल, ऑल दैट एलिमेंट्स इन आवर periodic table which have atomic number more than 82, more than 82, ब्रैकेट में लिख लेना lead, they are called radioactive element, they are called radioactive element। ये सारी चीजें यहां मैं क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है मुझे आपसे? क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देगा। इधर देखो, आपको दिया क्लोरीन 17, फिर मैंने आपको दिया ब्रोमीन 35, फिर मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे रेडियम 87, ठीक है, या है ना, ठीक है, सॉरी फ्रेंशियम 87, सॉरी फ्रेंशियम 87, फ्रेंशियम, और फिर मैंने दे दिया 87 और फिर यहां पर डाल दिया, सपोज मैंने कोई और एलिमेंट डाल दिया, जैसे मैंने जिंक डाल दिया 30 और पूछा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व होगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है बेटा, क्या समझ में आया? सिर्फ एटॉमिक नंबर देखो और आंसर दे दो। इफ द एटॉमिक नंबर इज मोर देन 82, दिस इज द चोर। आंसर टिक करो, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो सारे एलिमेंट, अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैम लेड रेडियो एक्टिव होगा? नहीं, लेड रेडियो एक्टिव नहीं होगा। लेड का एटॉमिक नंबर 82 है, एटॉमिक नंबर 83 बिस्मथ का होता है, यहां से शुरुआत हो जाती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बिस्मथ, है ना, याद रखोगे। तो यहां से आपको छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है, ठीक है। फटाफट लिख लो, आवर्त, हिंदी में भी लिख लो, आवर्त सारणी में उपस्थित, आवर्त सारणी में उपस्थित वह सभी तत्व
जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, 82 से अधिक होता है। परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होने का मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मत कहना मैम ये तो हमें पता ही नहीं था, ये बिल्कुल डे 1 वाली क्लास का मैटर है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, है ना। तो परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। याद रखिएगा, मैंने शॉर्टली लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके में, इसी क्रम में जब बात आती है कि वो अदृश्य किरणें क्या थी जिन्होंने रेडियो एक्टिव पर्दे को काला किया था, तो यहां पर अब आप आ जाओ साइंटिस्ट जिनका नाम याद रखना है आपको, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि तुम्हें इनका एक ही एक्सपेरिमेंट ज्यादातर याद रहता है और वो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट रहा जिसमें उन्होंने कांच की प्याली में रेडियम का टुकड़ा रखा और रेडियम के टुकड़े के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्रिएट किया, एक विद्युत परिपथ क्रिएट किया। और हमें पता है जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है वहां पर एक बनता है पॉजिटिव मतलब एनोड टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं कैथोड टर्मिनल। और रदरफोर्ड ये नोटिस कर रहे थे कि वो जो किरणें थी रेडियोधर्मी तत्वों से जो निकलती हैं, लाइक यूरेनियम में जो निकली थी, वो किधर मुड़ेंगी, इधर इधर या किधर। तो हुआ क्या, कुछ रेडिएशन इधर मुड़ गए, कुछ रेडिएशन इधर की ओर मुड़ गए और कुछ बिल्कुल सीधे निकल गए। और इस दिन ये बात डिक्लेयर हुई। ये सारी चीजें हम तुमसे इतना विस्तार से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हु डिस्कवर्ड द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस? द आंसर इज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया था कि सभी रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित करते हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किरणों की प्रकृति धनावेशित होती है, बीटा किरणों की प्रकृति ऋणावेशित होती है, गामा किरणें प्रकृति से उदासीन होती हैं जो सीधे निकल गईं। जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गईं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। यहां पर अल्फा की बात कर रही हूं। जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मतलब एनोड की ओर मुड़े वो बाय नेचर खुद नेगेटिव चार्ज थी, मतलब ये बीटा पार्टिकल्स थे। जो सीधे निकल गए ये गामा पार्टिकल्स थे। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनेगा यहां से एक एक क्वेश्चन। कैसे? द नेचर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, आंसर इज पॉजिटिव। द नेचर ऑफ द बीटा पार्टिकल, आंसर इज नेगेटिव। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन अल्फा पार्टिकल? तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज देयर। यहां लिख लो इनके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 इकाई के तुल्य धनावेश होता है अल्फा कणों के ऊपर। अभी हम तुमसे बात करते हैं, तुम लोग अभी कमेंट में लगे पड़े हो, देखो इधर, ठीक है। और बीटा पार्टिकल्स के ऊपर 1 इकाई ऋणावेश होता है। बताती हूं अभी, इसको पहले नोट करो। और गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये प्रकृति से उदासीन होती हैं, ये प्रकृति से उदासीन होते हैं। लेकिन क्या इनका कोई रोल ही नहीं होता? बिल्कुल रोल होता है। यहां से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा? नोट करना है आपको क्या कि अल्फा कण जिसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम बोलते हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इनका कंपैरिजन इसीलिए हीलियम के न्यूक्लियस से किया जाता है क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर 2 का मतलब 2 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। समझ में आ रही मेरी बात? और क्योंकि सिर्फ हीलियम ही पीरियोडिक टेबल में है जिसमें 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इट इज हीलियम न्यूक्लियस डायरेक्टली कंपेयर्ड, यहां पर लिख लो बेटा, डायरेक्टली कंपेयर्ड टू 1 अल्फा पार्टिकल। किसका? एग्जाम आपसे पूछेगा, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, किसके नाभिक से तुलना की जाती है? तो याद रखो हीलियम के नाभिक से की जाती है। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। और गामा का आपको क्या याद रखना है? गामा की पेनिट्रेटिंग पावर याद रखोगे, भेदन क्षमता। अल्फा, बीटा, गामा में जब भी बात की जाती है तो तुलना से बात की जाती है। अल्फा की अगर हम बात करते हैं कि गामा की अगर हम बात करते हैं, गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम किसका है? अल्फा का। तो देखो जरा, गामा के बारे में आपको याद रखना है, भले ही ये उदासीन है बट गामा इज हैविंग हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। हिंदी में लिखो, इनकी भेदन क्षमता, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर।
उच्चतम भेदन क्षमता, ऐसे लिखो, इनकी भेदन क्षमता उच्चतम होती है, इनकी उच्चतम भेदन क्षमता। मैं किसमें उच्चतम की बात कर रही हूं? मैं सिर्फ अल्फा बीटा और गामा में बात कर रही हूं, एक्स रेज में मत चले जाना, क्योंकि एक्स रेज और गामा रेज में अंतर है। क्यों? एक्स रेज का ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा या गामा का? एक्स रेज आपकी पूरे सॉलिड बॉडीज को पेनिट्रेट करते हैं। अभी कंपैरिजन बताती हूं, पहले यहां पर लिखो उच्चतम भेदन क्षमता। अब यहां से समझो, अल्फा की सबसे कम भेदन क्षमता, उससे ज्यादा बीटा की और उससे ज्यादा गामा की, लेकिन साथ में अगर एक्स किरणें भी रख देता है तो सबसे ज्यादा यहां पर एक्स की हो जाएगी। क्यों भाई? बिकॉज ये तो क्रिस्टल्स को इंजीनियर्स चेक करते हैं कि हड्डी में कोई टूट फूट तो नहीं हुई, सॉरी बॉडी में तो कोई टूट फूट तो नहीं हुई। तो कहने का मतलब बोन फ्रैक्चर होने पर किसका यूज करते हैं? एक्स रेज। इंजीनियर्स यूज करते हैं अंदर क्रिस्टल्स में स्ट्रक्चर क्या है? एक्स रेज। कल हम हीरा पढ़ा रहे थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट में पढ़ा रहे थे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कैसे पता चलता है भाई? तो जेमोलॉजी लैब में जेमोलॉजिस्ट डायमंड को मशीन पे चढ़ाते हैं और एक्स रेज डाला जाता है और चेक किया जाता है, देखो अंदर जो रेज पड़ रही हैं, बीम पड़ रही है, उसका डेविएशन मतलब परावर्तन जो हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, कितने एंगल पे हो रहा है? सर 109 डिग्री 28 मिनट पे हो रहा है। ठीक है, डायमंड है, सर्टिफिकेट बना दो, डायमंड है। तो अंदर क्रिस्टल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए एक्स रेज का यूज होता है। सिविल इंजीनियर्स, खैर तो आपको चीज समझ में आ रही होगी। ऐसे तुलना की जाती है कि इनको सिर्फ एक A4 साइज पेपर से रोका जा सकता है, इनको सिर्फ एक A4 साइज, जो अल्फा रेज है इनको सिर्फ एक A4 साइज मतलब पन्ने से रोका जाता है, इनको A4 साइज पेपर से रोक सकते हैं। इसी प्रकार से इनको हम कहां रोक सकते हैं? इनको करीबन 10 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम शीट से रोका जा सकता है। पेनिट्रेटिंग पावर समझाने का प्रयास कर रही हूं। और गामा रेज करीबन 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम शीट से ही रुक पाती हैं। और जो एक्स रेज है तो ये हैवी सॉलिड बॉडीज को भी पेनिट्रेट करती हैं। ये किसको? ये हैवी सॉलिड बॉडीज को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, नोट करो जरा, टॉपिक डालो कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर रोग के उपचार का बेटा क्वेश्चन आपसे बार बार बनता आया है। तो कैंसर रोग का उपचार, ये कैसे आपको याद रखना है, इससे बाहर नहीं जाएगा, नोट करो। सबसे पहले अगर तुमसे पूछे इनमें से कौन सी रेडिएशंस का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में, तो याद रखो गामा रेज का यूज किया जाता है कैंसर किरणों के उपचार में। ठीक है, कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर रोग के इलाज में। और अगर तुमसे पूछे कौन से समस्थानिक का यूज होता है, तो याद रखना कौन सा समस्थानिक, आइसोटोप अगर तुमसे पूछते हैं कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है कैंसर रोग के इलाज में, तो याद रखो कोबाल्ट 60 का यूज होता है, जिसको शॉर्टली हम इस तरीके से CO60 लिखा देखते हैं कॉपीज बुक्स वगैरह में। समझ में आ रही चीजें? ओ बंधु, अभी तुमसे बात करते हैं हम ठीक है। और बेटा इसी तरीके से अगर तुमसे पूछें क्या कि कौन सी इनर्ट गैस यूज होती है, तो कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर रोग के इलाज में, तो अक्रिय गैस का नाम आते ही आपको क्या याद रखना है? रेडॉन। क्या याद रखोगे? रेडॉन। कैंसर ट्रीटमेंट इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में आपको रेडिएशन, गामा, आइसोटोप, कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 का किस में यूज होता है, तो याद रखो ब्लड कैंसर में यूज होता है ज्यादातर इसका यूज। ठीक है, तो यहां से आपके ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का आपसे ये पोर्शन पूछा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की जब बात आती है तो रेडियो एक्टिविटी में क्या ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? किसकी वजह से हो रही है? ये रेडिएशंस वगैरह क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अस्थायी नाभिक। और अस्थायी जो नाभिक होते हैं वो दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस शो करते हैं, दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस शो करते हैं। अस्थायी नाभिक है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने टाइप की हम पढ़ के आते हैं, नोट करो। न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं।
नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ के आए हैं किस नाम से? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन जिसको हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। और इसी तरीके से दूसरे टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिनको हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। अभी आप नोट करो चीजें, फिर हम बताते हैं आपको। इसे नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। हम दो प्रकार के परमाणु शस्त्र पढ़ेंगे, एक परमाणु बम पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोजन बम। और आपको फिलहाल के लिए अभी याद रखना है आपको कि जो परमाणु बम होता है वो फिशन प्रोसेस पे काम करता है। ये परमाणु बम, एटम बम, यहां पे शॉर्टली लिख लो परमाणु बम, और इसके ऊपर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। इसके ऊपर कौन सी प्रणाली वर्क करती है? हाइड्रोजन बम। कौन? हाइड्रोजन बम। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? होप सो कि चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, रागिनी सरोज, रश्मि शर्मा, क्यूट राणा, अभिषेक सिंह, अश्वनी भाग्य विजय, इनोसेंट जाट, ओके, नैतिक हुसैन, दीदी आज से पहले कभी ऐसे तरीके से, थैंक यू सो मच नैतिक। बेटा नोट करते रहना चीजें वरना मजा नहीं आएगा। अनूप वेरी गुड, सुरेंद्र शुक्ला, क्यूट राणा, आरुषि, टेक आशा, अरे पढ़ लो खच्चरों पूरी मौज काटते, एक दूसरे की क्लास लेते हैं। चलो बेटा थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम भी तुम्हारे संग मौज काटते हैं। अभी हम पहले बात करेंगे किसकी? अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। देखो आज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को थोड़ी देर के लिए अब तुम लोग बक बक बंद करो, नहीं तो यहीं से पिटाई लगाऊंगी, एक एक को मारूंगी। ध्यान से देखो। और रेडियो एक्टिविटी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो जो परमाणु बम और अभी ये न्यूक्लियर रिएक्टर हम पढ़ेंगे ना, ये थ्योरी रटी नहीं जाती बेटा, मैकेनिकल एक मशीन है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक मशीन है जो कि एक पूरे मैकेनिकल, इसके अलग अलग पार्ट को समझना होता है बस, और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। नेचर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज हम अभी यूरेनियम की बात कर रहे हैं, है ना, तो जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये नेचर में ग्लो करता है, मतलब चमकता है। आप अगर लैब में यूरेनियम रखा है और अगर आप लाइट बंद कर दोगे तो वो ग्लो करेगा, ग्रीनिश कलर के होते हैं। यूरेनियम और रेडियम ये दो एलिमेंट हैं जो कि अंधेरी प्रयोगशाला में चमकते हैं। और ये होता है रेडियो एक्टिविटी का सिंबल। कैसा होता है रेडियो एक्टिविटी का सिंबल? कैसा होता है? ऐसा होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ 3 पंखे, है ना। तो दिस इज द येलो कलर और ब्लैक कलर में होता है ये। दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कहीं पर भी रेडियोधर्मी क्षेत्र होता है तो इस प्रकार का सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, यूरेनियम इज द बेस्ट रेडियो एक्टिव फ्यूल। क्यों होता है वो अभी हम बात करते हैं। फिलहाल आप ऐसे समझो भारत के पास अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम नहीं है, भारत में अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम नहीं मिलता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कहां से? याद रखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो रूस, है ना। ऑस्ट्रेलिया, रशिया, दीज आर द कंट्रीज जहां से ज्यादातर इंपोर्ट करती हैं बाकी कंट्रीज यूरेनियम को। भारत के पास अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम नहीं है। फटाफट अब आप डालिए यहां पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, लिखो नाभिकीय, हिंदी मीडियम, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, लिखो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर एक मैं रिएक्शन लिख रही हूं, ध्यान से देखिएगा। यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जिसे यूरेनियम 235 के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर जब मंद गति, मतलब मॉडरेटेड स्पीड, कम किया हुआ न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो फिशन हो जाता है इसका, और ये टूट जाता है बेरियम 56, ये बेरियम है, और क्रिप्टॉन 36 में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा की अपार मात्रा निकलती है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। ये क्या है? बेरियम है, एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 141, और इसका आ जाएगा 92। ये रिएक्शन आप पहले कॉपी में लिखो, दिस इज, हाँ नोट करो पहले। तो ये फिशन रिएक्शन हुई है जिसमें क्या समझना है आपको कि एक भारी नाभिक है जिसका एटॉमिक नंबर 92 था, अनस्टेबल न्यूक्लियस है। भारी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। ये टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। ये फिशन रिएक्शन है। किसका फिशन समझाया मैंने? यूरेनियम का। यूरेनियम का फिशन सबसे पहले किसने समझाया था? वैज्ञानिकों के नाम लिखो, ऑट्टो और हान। यूरेनियम फिशन को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? ऑट्टो और हान ने डिफाइन किया था। और यही कारण है कि जब ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है, एटम बॉम्ब की डिस्कवरी की बात आती है तो इन दोनों का नाम आ जाता है।
रीजन हम समझते रहेंगे बाद में। तो यूरेनियम के फिशन का एटम बॉम्ब से क्या लेना देना है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। आपके सामने जो लिखा हुआ है ये एटम बॉम्ब की अंदर की कहानी लिखी हुई है। क्या होता है, एटम बॉम्ब में इसी तरीके से यूरेनियम का मसाला लिया जाता है, जैसे मैंने यूरेनियम 235 के एक परमाणु का विखंडन दिखाया है। इसी प्रकार से सपोज जैसे कि हम जितना जितना फ्यूल लोगे उतना भयानक पटाखा, ऐसे समझो। तो यूरेनियम की अगर 10 किलोग्राम मात्रा लेते हो तो भी परमाणु बम बन सकता है, 20 किलोग्राम लोगे उतना भी बनेगा, 50 किलोग्राम लोगे तो उतना बनेगा। ये मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूं कि यूरेनियम 235 या और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, क्या हम सबका, हाँ बिल्कुल परमाणु बम बना सकते हो, लेकिन यूरेनियम 235 को सबसे बढ़िया माना जाता है। इसको समृद्ध ईंधन या एनरिच्ड फ्यूल के नाम से एग्जामिनेशन कई बार पूछ चुके हैं। किस नाम से पूछ चुके हैं? इसे समृद्ध ईंधन, परमाणु शस्त्रों के लिए समृद्ध ईंधन किसे कहा जाता है? इसे समृद्ध ईंधन माना जाता है, क्योंकि अगर इसका परमाणु बम बनाने में फ्यूल के तौर पे प्रयोग किया जाता है तो इसके एक परमाणु के विखंडन पर सबसे ज्यादा क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। मतलब सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा विनाशकारी परमाणु बम किसका बनेगा? यूरेनियम 235 का बनता है। ये जो प्रोसेस लिखी है ये सिर्फ एक एटम की लिखी है। होता क्या है परमाणु बम में, ध्यान से देखो। परमाणु बम में सपोज तुमने 1 किलोग्राम लिया, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 लिया। अब यूरेनियम 235 की 1 किलोग्राम मात्रा में जितने परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं का एक एक करके विखंडन होगा। जैसे न्यूट्रॉन की बमबारी कराई तुमने यूरेनियम 235 पे, देखो जैसे हम बना रहे हैं बाद में तुम भी बनाना। ये टूटेगा किसमें? बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 में। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे चेन रिएक्शन की ओर, ठीक है। और क्या निकले? 3 न्यूट्रॉन निकले, प्लस क्या निकला? प्लस एनर्जी निकली जो अभी दिखाई थी। लेकिन ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं ये यहीं पर नहीं रुकेंगे। आपने जो पूरा 1 किलो लिया है ना, पूरा खेल आगे बढ़ाएंगे। मतलब बाकी 3 यूरेनियम 235 के परमाणुओं का फिर से विखंडन करेंगे। ये फिर से विखंडन आगे बढ़ेगा, फिर से बमबारी हुई। मंद गति के न्यूट्रॉन को कहीं ना कहीं फिर से बॉम्बार्ड किया जाएगा और फिर से ये क्या करेंगे? ये फिर से बेरियम क्रिप्टॉन और बेरियम क्रिप्टॉन में फिर से आगे रिएक्शन बढ़ेगी ऐसे। और फिर 3 स्टेप पर क्या निकलेंगे? फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 और 3। कितने न्यूट्रॉन निकले? 9 न्यूट्रॉन निकले। कहने का मतलब क्या है? मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं कि एक बार शुरुआत आपको करनी पड़ेगी मॉडरेटेड न्यूट्रॉन करवा के। जो आपका जो मैकेनिक्स, इधर देखो, परमाणु बम कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होती। परमाणु बम कोई अगर हमसे पूछे तो ये है आपका पहला परमाणु बम। पहले परमाणु बम का आकार कैसा रहा? ठीक है, तो पहला परमाणु बम जिसका शक्ल कुछ ऐसी थी, मैंने रफली बनाई है। इसका नाम रखा गया था, ये कितना बड़ा है साइज में? ये एक वैन के साइज के बराबर का था, जिसमें बच्चों वाली जो हम लोग की कार साइज होता है, कार साइज, उतने साइज का। इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और आपको करना क्या होता है? जो ये वाला फेज तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां पर मसाला होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, जो पहले एटम का फिशन होता है उसकी एनर्जी कहां जाएगी? वो यहां पर एग्जिस्ट करती है। यहां पर फ्यूल को एक्टिवेट किया जाता है। ये पूरा एक्टिवेशन पोर्शन यहां से होता है। पहला एटम बॉम्ब जिसको अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 में बनाया था, अभी हम नोट करवा देंगे। तो आपको याद रखना है क्या कि इस तरीके से, बेटा देखो ध्यान से, तभी मैं कह रही हूं मैकेनिकल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझो। एक बार शुरुआत हो जाएगी, आगे खेल अपने आप चलेगा, क्योंकि जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे वो बाकी 3 का विखंडन करेंगे, फिर 9 निकलेंगे वो 9 का विखंडन करेंगे, फिर 27, फिर 81। इस तरीके से न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे और आगे यूरेनियम का विखंडन होता जाएगा। और हर स्टेप पर क्या मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे? न्यूट्रॉन के साथ साथ एनर्जी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो परमाणु बम की पूरी थ्योरी क्या है? द चेन रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो तुम्हें दिख रहे हैं, साथ साथ तुम्हें मल्टीप्लाई होता हुआ क्या दिखना चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी मल्टीप्लिकेशन के साथ हजारों सैकड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करता है और उसे हम आम भाषा में बोलते हैं परमाणु बम। कब तक चलेगा? जितना तुमने मसाला लिया होगा। 1 किलो लिया है ना, तो 1 किलो में जितने परमाणु होंगे तब तक चलेगा, जब तक एक एक परमाणु का विखंडन
नहीं हो जाता। थ्योरी समझ में आई एटम बॉम्ब की? एटम बॉम्ब में विनाशकारी ऊर्जा का कारण क्या होता है? आपका आंसर होगा चेन रिएक्शन ऑफ द फिशन। नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाएं, हिंदी मीडियम, नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम। कौन सी अभिक्रियाएं? नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत ये एक परमाणु का विखंडन दिखाया गया है। ये एक परमाणु के बाद किस प्रकार से 3, 3 से 9, 9 से 27 और इस प्रकार से गुणनफल होता जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इसको आप किस नाम से याद रखोगे? इसको आपको चेन रिएक्शन, हिंदी मीडियम, इसको हम चेन रिएक्शन भी लिखें, दैट इज मच बेटर, और वरना तुम श्रृंखला अभिक्रिया लिख लो। आपने इस नाम से हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, ठीक है। दुनिया में जो पहला परमाणु बम बनाया गया था, सॉरी, दुनिया में जो पहला परमाणु बम बनाया गया उसका नाम लिख लो, लिखो, इसका लिखवा तो दिया, लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय में फ्यूल कौन सा यूज किया गया था? लिख लो, यूरेनियम 235। प्रथम परमाणु बम जिसका नाम लिटिल बॉय था, खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ओपेनहीमर। लिखो, डिस्कवरी की गई किसके द्वारा? वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहीमर। पहली डिवाइस बनाई थी रॉबर्ट ओपेनहीमर। अब क्या समझ में आया तुम्हें? तुम्हें यह ध्यान रखना है कि ऑट्टो और हॉर्न ने फिशन को डिफाइन किया है। यूरेनियम 235 का फर्स्ट टाइम विखंडन किसने बताया था कि विखंडन होगा और इतनी ऊर्जा निकल सकती है? यूरेनियम का फर्स्ट सक्सेसफुल फिशन किया गया था ऑट्टो और हॉर्न के द्वारा। जबकि पहली डिवाइस, ऐसे समझो कि बारूद एक एक्सप्लोसिव है, ये ऑट्टो और हॉर्न ने बताया, और पहला सुतली बम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया, ठीक है। तो मैं ऐसे याद रखो। फिलहाल इस टॉपिक को आज हम यही रखते हैं, हालांकि कल कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो आप थोड़ा सा देखो, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन अक्सर, देखो रेडियो एक्टिविटी का ये जो पीछे दिख रहा है, बेटा देखना जरा ध्यान से देखो पिक्चर की ओर। ये जो तुम्हें बैकग्राउंड में ये लिखा हुआ है, इसके बैकग्राउंड में ये देखो काला काला पंखा दिख रहा है जी, ये है रेडियो एक्टिविटी का सिंबल, ये है। दिस इज द सिंबल ऑफ, बैकग्राउंड में जो इमेज है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फटाफट पहला क्वेश्चन देखो अपने स्क्रीन पर। अब बताओ बेटा क्या कह रहे थे तुम लोग, कमेंट इतनी देर से कर रहे थे। हाँ बेटा बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? थोड़ा सा ट्राई करो, हालांकि आज हम रिएक्टर पढ़ा ही नहीं पाए तुम्हें कल पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो और क्वेश्चन नोट करो। शिवराज सैनी वेरी गुड, आयुब त्रिपाठी वेरी गुड, बेटा नोट करो। आयुब, चुलबुल पांडे बेटा नोट करो। मैम जी हम लोग खच्चड़ ना बेटा खच्चर ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रेस का घोड़ा बनाऊंगी। कहते नहीं जब तक लगाम ना लगे तब तक सब टट्टू ही मोनिका कुमारी, अशोक रॉयल वेरी गुड, मंगल कुमार, परमाणु बम बना रहा हूं पुलिस पकड़ेगी, ओए लिखो बेटा। निशा सैनी वेरी गुड, बेटा आंसर दो। अश्विनी, ड्रीम अड्डा, मैम कल से मेरा मूड बहुत खराब, क्या हो गया ड्रीम अड्डा जी मंगल कुमार, हिना वेरी गुड, जय सिंह, उत्तम कश्यप, निखिल रघुवंशी। भारत में सबसे ज्यादा केरला में रंगीराथन में थोरियम पाया जाता है। ओके, सबसे ज्यादा केरला और उड़ीसा के तटों पर पाया जाता है क्या? मोनाजाइट, रेत के रूप में थोरियम लुढ़कता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बच्चा बिल्कुल सही बता रहा, मैं नाम नहीं देख पाई इसका। चलो इधर देखो आंसर, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? तो याद रखिएगा पहला नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में डिस्कवर हुआ है। 1942 में जो लिखवा रही हूं वो नोट करो बंदरों किसने डिस्कवर किया है? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एनरिको फर्मी। ये कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करती है डिवाइस, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा एमसीक्यूज डिस्कस कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है? विच फ्यूल वॉज यूज्ड बाय अमेरिका इन एटम बॉम्ब यूज्ड ऑन नागासाकी? देखिए कितने लोग आंसर देते हैं। ये ऑप्शन यहां पर गलत हैं, ऑप्शन ही यहां पर गलत हैं। क्वेश्चन किसी और का दे दिया है, ऑप्शन किसी और के दे दिए हैं। मैं ऑप्शन दे रही हूं बेटा, ये ऑप्शन देखो, इनमें से आंसर दो। चलो, यूरेनियम का, थोरियम का, पोलोनियम का या प्लूटोनियम का, किसका यूज हुआ था हिरोशिमा? और जो दूसरा परमाणु बम था नागासाकी में, हिरोशिमा में तो यूरेनियम का हुआ था, नागासाकी में किसका यूज हुआ था बेटा बताओ? पूजा शर्मा वेरी गुड, अश्विनी, पवन यादव, रितु चौहान, हेमलता वेरी गुड। हाँ आंसर दो। राकेश मौर्य वेरी गुड, संदीप टोपो आ गए
चलो शिल्पी आंसर दो, जायज, अशोक वेरी गुड, ड्रीम, शिकारी बेटा हाँ देखो जरा आंसर दो। विच फ्यूल वॉज यूज बाय अमेरिका इन एटम बॉम्ब यूज्ड ऑन नागासाकी। तो याद रखिएगा जो बात बता रही हूं क्या, कि याद रखो 6 अगस्त सन 1945 को जो परमाणु बम हिरोशिमा पे यूज हुआ था उसमें यूरेनियम 235 वाला लिटिल बॉय यूज हुआ था, जिसकी पिक्चर अभी हम बना के दिखा रहे थे। और 9 अगस्त सन 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम प्रयोग हुआ था, जिसमें प्लूटोनियम 239 का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था? प्लूटोनियम 239 आइसोटोप कौन सा था? प्लूटोनियम 239, इसका यूज हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। द क्वेश्चन इज विच गैस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। वातावरण में इनमें से कौन सी गैस अनुपस्थित है? आंसर दो बेटा। छोटू कुमार, यूरेनियम हिरोशिमा पे हुआ था, नागासाकी पर प्लूटोनियम 239 का हुआ था। यूरेनियम 235, फिर से बोलो मेरे साथ, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। रीनू चौहान, प्रेम यादव, दिनेश, मुनीता, योगेश, आयुषी चौहान, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो भाई, आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, कहां डेट प्लान कर रही हो जल्दी से बताओ, पिज्जा खाने आ रही हूं मैं, जल्दी बताओ। हाँ, विच गैस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सी गैस वातावरण में अनुपस्थित गैस है प्लस रेडियो एक्टिव गैस है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा रेडॉन इज अ एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, यह वातावरण में अनुपस्थित गैस है और प्लस रेडियो एक्टिव गैस है। ये एक रेडियोधर्मी गैस है जिसका कैंसर रोग के इलाज में प्रयोग होता है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ ओडिशा। अभी थोड़ी देर पहले देखो आप ही में से कोई बता रहा था, तो याद रखो उड़ीसा और सुनो मेरी बात, उड़ीसा और केरल के तटों पर जो रेत पाई जाती है वो कोई साधारण रेत नहीं है, वहां पर मोनाजाइट रेत मिलती है। कौन सी रेत मिलती है? तो इस साइड से लिख लो, वहां पर मोनाजाइट रेत पाई जाती है, विच इज द मेन ओर ऑफ थोरियम, जो कि थोरियम का मुख्य अयस्क है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली तुमसे पूछूं कि उड़ीसा और केरल के तटों पर किसका प्रदूषण पाया जाता है, तो थोरियम का प्रदूषण मिलता है, और थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है। तो विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ उड़ीसा, आंसर इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तुम लोग वाटर पॉल्यूशन टिक करके आते हो, जहां तुम तट शब्द देखते हो तुम लोग वाटर पॉल्यूशन, मोनाजाइट, हिंदी मीडियम आप भी, मोनाजाइट रेत पाई जाती है जो कि थोरियम का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखो, विच कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। भारत के पास रेडियोधर्मी ईंधन के नाम पर क्या है? थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस की होगी तो फिर आंसर दे दोगे बेटा, बताओ। हाँ वेरी गुड, अंकित कुमार, बप्पा बोल, अच्छा जी, मैडम जी राम राम आ गया। सदन लाल, स्मार्ट लर्निंग, रेडियो एक्टिव, वेरी गुड। आरुषि बाबू कह रहे हैं रेडियो एक्टिव। सुधाकर मौर्य, दबंग, ओके जी। सिंबल ऑफ नॉलेज, संध्या सिंह, आनंद डिफेंस वॉरियर, देव यादव, बेटा आंसर दो। हाँ जी, भटकती आत्मा आंसर दो। तुम्हारा नाम चेंज हो गया, भटकती आत्मा। ओके, 1896 में बताई थी। और क्या कह रहे हो मिस तान्या, क्या कह रहे हैं? लाख दल। अच्छा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, भटकती आत्मा जी 1885 ही होगा, ठीक है? हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, अपडेट कर लो, आप कर लो चीजें। नंदिनी, स्टाइलिश, अभिलाषा, दिलीप, वेरी गुड। मिस तान्या कह रहे हैं लाख दलदल में पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही। चलो बेटा, लाइन मार रही। हाँ तो देखो, विच कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखिएगा भारत के पास थोरियम के अपार भंडार हैं, भारत के पास थोरियम के अपार भंडार हैं, भारत के पास थोरियम एज रेडियो एक्टिव फ्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है ना? अभी पढ़ा रहे थे ना, रेत के रूप में लुढ़कता है, मोनाजाइट रेत के रूप में। विच शोज ग्लोइंग अपीयरेंस इन लैब, अंधेरी प्रयोगशाला में कौन चमकेगा? तो अंधेरी प्रयोगशाला में यूरेनियम और रेडियम जैसे एलिमेंट ग्लो करते हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। भाई बताओ, ये मैं नहीं बता रही, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? ऑप्शंस हैं रेडियम, क्यूरी टेम्परेचर, पोलोनियम, अमृता, वेरी गुड, अमृता गौतम, वेरी गुड, अंशु यादव, अश्वनी उपाध्याय, चंदन कुमार, मित्राम यदुवंशी, मैडम जी पकौड़े खा लीजिए, तुम खा लो, सचिन, गौतम, आई एम मैम, फुल एनर्जी पढ़ाते, थैंक यू सो मच।
पूरे बंदर बच्चे वो पकौड़े खिला रहा, अरे कॉपी में नोट कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। इधर देखो, मैडम क्यूरी द्वारा इन तीनों की खोज की गई है, इन तीनों की खोज की गई है। पूरे मौज से चाय की चुस्की और शाम का टाइम है, पूरे मौज से क्लास लेते तुम लोग जैसे टीवी लगा के समाचार सुने जाते हैं वैसे मैडम सुनाओ। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन का जनक किसे कहा जाता है? तो नाभिकीय रसायन का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कि सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन जिन्होंने डिफाइन किया था ऑट्टो और हान को, याद रखना। न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऑट्टो और हान, ये याद रखना पड़ेगा आपको। नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड हैं जिन्होंने नाभिक की खोज की थी, और सबसे पहले नाभिकीय विखंडन यूरेनियम का जिन्होंने डिफाइन किया था नाम है ऑट्टो और हान। इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, द क्वेश्चन इज हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ गामा रेज? जल्दी से बताओ, मैं आंसर नहीं दूंगी। हाँ, ड्रीम अड्डा, मैक्सिमम केरला, वेरी गुड। शुभम, मेरे कमेंट्स क्यों नहीं देखती आप? अरे शुभम, हमने तुम्हारे कमेंट देख लिए। प्रेम यादव, अश्विनी उपाध्याय, शेखर सिंह, वेरी गुड। यूरेनियम 235 परमाणु बम में एक्टिव कैसे होता है? पूरी रामायण में हमने आपको बेटा यही समझाया शेखर, कि जब तक मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बमबारी नहीं होगी तब तक सारा यूरेनियम धरा का धरा रह जाएगा। इनके क्वेश्चन को आप लोग भी समझने का प्रयास करो। इन्होंने पूछा यूरेनियम की स्टार्टिंग कैसे होगी, फिशन का स्टार्टअप कैसे होगा, बॉम्बार्डिंग इज नेसेसरी, मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग। कल हम आपको जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाएंगे तब हम यही आपको समझाएंगे कि अगर न्यूट्रॉन्स को हम कैडमियम और बोरॉन की रॉड से एब्जॉर्ब करा लें तो बॉम्बार्डिंग करोगे काहे से? समझ में आ रही मेरी बात? सारा का सारा यूरेनियम का मसाला धरा का धरा रह जाएगा अगर उसके ऊपर आपने बॉम्बार्डिंग नहीं की। यूरेनियम के एटम के फिशन के लिए मॉडरेटेड न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कंपलसरी है, और इसी चीज का यूज किया गया एनरिको फर्मी के द्वारा, और वहीं से उन्होंने पकड़ लिया कि एटम बॉम्ब को कैसे कंट्रोल करें, न्यूट्रॉन को मत बॉम्बार्डिंग करो। न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कैसे एब्जॉर्ब, कैसे खत्म की जाएगी? इनको एब्जॉर्ब करा लो। किससे एब्जॉर्ब करा लें? डिवाइस में कैडमियम और बोरॉन की छड़ें लगा दो। अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ में आने, वरना सब सर पर से निकल रहा होगा। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा एमसीक्यूज देख लो आज, ठीक है? ये लेके ही आए थे, हम सोचा था आज हो जाएगा, हो ही नहीं पाया। हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ गामा रेज? रदरफोर्ड इज नोन फॉर द अल्फा बीटा एंड गामा रेज डिस्कवरी। फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, हु इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब? दो आंसर, अगर आइडिया है थोड़ा सा, कराया तो होगा ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर पे? बताओ। वेरी गुड। प्रेम यादव, अश्विनी यादव, शेखर सिंह, वेरी गुड। शिव गोयल, स्ट्रगलर, वेरी गुड। अमन, ऑटो में बैठ के हॉर्न बजाओ, ऑटो। हाँ चलो ऐसे याद रख लो। नाइस नाइस ट्रिक, अच्छा बताया। कुमार गोविंद, जयेश तिवारी, राहुल यादव, अंकुर, जवाहरलाल, बैकुरल, अच्छा बैकुरल, अश्विनी, भाग्य विजय, वेरी गुड। सबसे पहले क्या कहा तुमने? सुशील यादव, हटो, ये लोग मौज मार रहे हैं। हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी की गई एडवर्ड टेलर के द्वारा। कब? 1952। 1952 में वैज्ञानिक रहे अमेरिका के जिनका नाम था एडवर्ड टेलर। अल्फ्रेड नोबल ने क्या डिस्कवर किया था? डायनामाइट डिस्कवर किया था अल्फ्रेड नोबल ने। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने क्या डिस्कवर किया था? परमाणु बम डिस्कवर किया था। एटम बॉम्ब की डिस्कवरी की गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डिस्कवर किया? 1952 में अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर, थोड़े से फैटी पर्सनालिटी थी, उन्होंने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन बॉम्ब। अगला क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन इज द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट, इनमें से किन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते बल्कि खुद पूरा नाभिक हिस्सा लेता है? कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी? रेडॉक्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस से आंसर दो। रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडियो एक्टिव? तुक्का मत लड़ाना। कॉमन सी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट जाता है, लाइट न्यूक्लियस जुड़ेंगे, फ्यूजन होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे आपसे।
लाइट अनस्टेबल न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, लेकिन सारी कहानी न्यूक्लियस की है। इधर देखो, ये रहा परमाणु, परमाणु में नाभिक की कहानी है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ना कि बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। बाकी सारी केमिकल रिएक्शंस में बाहर की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डोनेट करता है, कोई एक्सेप्ट करता है और नए कंपाउंड बनते हैं। बाकी सारी केमिस्ट्री की रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। परंतु रेडियोधर्मी अभिक्रियाएं जो होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। होप द थिंग्स आर क्लियर। I am trying to explain everything from every aspect from my side और होप सो कि मजे मजे कर करके ही बेटा सीखो, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी और डांट लगा के भी बोलूंगी कि जब तक तुम अपनी तरफ से थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं करोगे, बिलीव मानो मजा आएगा। कहो मैम पढ़ाई भी कोई मजेदार चीज है, हरो समझ में आता है तो मजेदार है, बिलीव मी। यही तो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो मजा आएगा। और आप एक चीज बताऊंगी, 3 चीजें अपने आप सर्च कर करके पढ़ा करोगे। यही तो चीज क्रिएट होनी है। एक बार क्रिएट होगी ना, बस किससे करनी है? किताबों से दोस्ती करवानी है, बाकी सारा काम तो तुम खुद ही कर लोगे। तो एक कंसेप्ट को बहुत इजी लैंग्वेज में, तुमने आज देखा ना कितने इजी लैंग्वेज में एटम बॉम्ब को पढ़ गए, है ना। थोड़ा सा अब आप भी रिसर्च करोगे। इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास एंड मेंटेनिंग द नोट्स वेरी वेल। हिना मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ, बीच से तो नहीं आई तुम? बीच क्लास से तो नहीं आई, स्टार्टिंग से आई थी। प्रेम यादव, अश्विनी भाग विजय मैम, भौकाल सीरीज कब से आ रही? सैटरडे टू सैटरडे, सैटरडे भौकाल सीरीज। अभिनंदन कुमार, अभिलाषा वेरी गुड। मुकेश बघेल लवर, आप जल्दी में बताते हैं। अच्छा, मुकेश बघेल को थोड़ा सा दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं, इसको कल हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है दिक्कत आई हो आपको। संतोष कुमार, न्यूट्रॉन की स्पीड हाई हो जाए तो फिर फिशन प्रोसेस थोड़ा इजीली नहीं हो पाती है, ठीक है। सौरभ कदाल वेरी गुड। रागनी वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। हरियाणा सोनू, मिस्टर जाट, अपूर्वा भारती मैम मज़ा भी आता है, थैंक यू सो मच। डेस्टिनेशन सोनू कुमार, मुन्ना बाबा, राजू कुमार, अनुज कुमार, नैतिक हुसैन वेरी गुड। राजेश प्रजापति, विवेक पवार, गोविंद, मिक्की, मनवेल भाई, विवेक पवार, कुमार, लोकेंद्र, thank you so much dear, thank you so much all of you. Rishi Tiwari very good. Himanshu, Saurabh, Shubham Maurya, thank you so much for all this love and this respect and every day to make my session successful. Thank you so much. See you tomorrow at the same time period, 6 to 7.